जितना घातक होता है किसी इतिहास को तोड़ मरोड़ कर बता देना, उससे कहीं अधिक घातक होता है किसी सच्ची घटना को मिटा देना। दोस्तों, ऐसी ही एक घटना है जिसे आज लोगों द्वारा भुला दिया गया है, उसे इतिहास से कहीं न कहीं मिटा दिया गया है। यह घटना है आज़ाद भारत में एक क्रूर नरसंहार की। साल 1947 में भारत पाकिस्तान के बंटवारे में जो नरसंहार हुआ, उसे भुलाया नहीं जा सकता। लेकिन आज़ादी के बाद हैदराबाद में जो नरसंहार हुआ, वो भी भुलाने लायक नहीं है। इसमें 40,000 से ज़्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई और न जाने कितने लोगों ने अपने लोगों को खोया। दोस्तों, जब भारत आज़ाद हुआ उस वक्त 562 रियासतें में बटा हुआ था। इनमें से 559 रियासतें को तो भारत में मिला लिया गया, लेकिन कश्मीर, जूनागढ़ और हैदराबाद अभी स्वतंत्र थी। कश्मीर और जूनागढ़ तो भारत में शामिल हो गई, लेकिन बाकी रह गया था हैदराबाद। सितंबर 1948 में मेन कन्फ्लिक्ट निजाम और भारतीय संघ के बीच नहीं, बल्कि रजाकार और भारतीय संघ के बीच था। यह रजाकार ही थे जिन्होंने हैदराबाद में नरसंहार किया। लेकिन यह रजाकार कौन थे और कैसे इन्होंने हैदराबाद में नरसंहार किया? 20वीं सदी की शुरुआत से ही हैदराबाद राज्य लगातार धार्मिक कट्टरपंथ की ओर बढ़ता जा रहा था। इसी बीच 1926 में हैदराबाद के एक सेवानिवृत्त अधिकारी मोहम्मद नवाज खान ने मजलिस इत्तेहाद उल मुसलमीन यानी AIM की स्थापना की। धीरे धीरे MIM एक शक्तिशाली संगठन बन गया, जिसका मुख्य ध्यान अपने कार्यों के माध्यम से हिंदुओं और प्रगतिशील मुसलमानों की राजनीतिक आकांक्षाओं को हाशिए पर रखना था, जिसमें हैदराबाद को मुस्लिम राज्य घोषित करने का आग्रह भी शामिल था। 1938 में मजलिस इत्तेहाद उल मुसलमीन नेता बहादुर यार जंग ने खाकी पहने एक अर्धसैनिक स्वयंसेवी बल का गठन किया, जिसे रजाकार कहा गया। रजाकार एक अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है स्वयं सेवक। अक्सर इसे अल्लाह के सिपाही के रूप में जाना जाता है। मूल रूप से ये अरब और पठान थे। जून 1944 में बहादुर यार जंग की मृत्यु के बाद 1946 में रजाकार की कमान संभाली कासिम रिजवी ने राज्य भर में मुस्लिम समुदाय को एक ऐसे पैमाने पर संगठित किया जो पहले कभी नहीं देखा गया था। एक अनुमान के अनुसार 2 लाख रजाकार थे। रजाकार का आदर्श पूरे राज्य में सुना गया। मदर हैदराबाद पैनाबाद, जिसका मतलब होता है मदर हैदराबाद बी इटर्नल। कासिम रिजवी लातूर का एक कट्टर और अलीगढ़ शिक्षित एक वकील था। 1947 तक रजाकारों की गतिविधियां आमतौर पर परेड करने, निजाम के झंडे को सलामी देने, सार्वजनिक बैठक में व्यवस्था बनाए रखने तक ही सीमित था। मगर समय के साथ रजाकार पूर्ववर्ती हैदराबाद में निजाम की शासन को कायम रखने के लिए एक सशस्त्र समूह की तरह स्थापित हो चुके थे। रजाकार एक कट्टर खूंखार मिलिशा थे जो मुसोलिनी के ब्लैक शर्ट और हिटलर के स्टॉर्म ट्रूपर के बराबर था और ऊपर से निजाम का आशीर्वाद प्राप्त था। इन लोगों का उद्देश्य था हैदराबाद को इस्लामिक राज्य बनाना। ये डेमोक्रेसी को नहीं मानते थे। यही वजह थी इन लोगों का हैदराबाद में आतंक फैलने लगा। टेरर ऑफ रजाकार्स। दोस्तों, आज़ादी के तुरंत बाद हैदराबाद खुद को आज़ाद मुल्क घोषित करना चाहता था, लेकिन जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल को यह कतई मंजूर न था कि हैदराबाद एक आज़ाद मुल्क हो, वो भी भारत के उस इलाके के बीच जहां चारों ओर हिंदू आबादी थी। पहले ब्रिटिश सरकार ने हैदराबाद को आज़ाद करने का वादा किया था। बाद में माउंटबेटन ने मीर उस्मान अली खान, जो कि जूनागढ़ के निजाम थे, उनसे साफ मना कर दिया कि हैदराबाद आज़ाद मुल्क नहीं बन सकता है। 11 जुलाई 1947 को
निजाम की तरफ से एक प्रतिनिधि मंडल दिल्ली पहुंचा ताकि हैदराबाद को एक आज़ाद मुल्क घोषित कराया जा सके। इनमें मीर लायक अली, मोहम्मद अहमद सैयद खान, अली यावर जंग, इन लोगों ने निजाम के सहमति से प्रस्ताव किया कि हैदराबाद एक आज़ाद मुल्क हो। भारत से एक समझौता किया जिसके तहत विदेश से संबंध, रक्षा और संचार की जिम्मेदारी भारत सरकार की हो। इस प्रतिनिधि मंडल ने लॉर्ड माउंटबेटन, सर कॉनरैड कोलफील्ड और वीपी मेनन से मुलाकात की, लेकिन बातचीत अटक गई क्योंकि भारत ने इसके लिए हैदराबाद को भारत में विलय करने की शर्त लगा दी। सितंबर 1947 में भारत और निजाम के बीच एक स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट हुआ। इसमें निजाम को कुछ स्वायत्ता देने का प्रस्ताव था, लेकिन कट्टर रजाकार को कहने पर मीर उस्मान अली ने उसे स्वीकार नहीं किया। नेहरू सरकार चाहती थी कि मामला बातचीत से सुलझे, लेकिन नेहरू सरकार चाहती थी कि मामला बातचीत से सुलझे, इसलिए उन्होंने ताकत आजमाने के विकल्प पर नहीं सोचा। इसके बाद तेजी से हैदराबाद की सियासतें बदली। निजाम ने इस समझौते को मौखिक तौर पर मंजूरी दे दी थी और कहा था 28 अक्टूबर 1947 को कागजात पर दस्तखत कर देंगे। मगर इस समझौते से कासिम रिजवी भड़क गया। उसने रात में सर सैयद सुल्तान अहमद, नवाब छतारी का घर घेराव करा दिया और कहा, अगर सुबह निजाम ने दस्तखत किए तो तुम्हारे घर जला दिए जाएंगे। हैदराबाद की किस्मत का ये वही टर्निंग पॉइंट था जब हैदराबाद बदनसीबी की राह पर चल पड़ा। के.एम. मुंशी ने अपनी किताब द एंड ऑफ एन इरा में लिखा कि कासिम रिजवी का कहना था कि कागज पर कलम से लिखी इबारत से बेहतर है कि हाथ में तलवार लेकर मरा जाए। उसने निजाम से कहा, यदि आप हमारे साथ रहे तो बंगाल की खाड़ी की लहरें निजाम के कदमों को चूमेंगे। हम मोहम्मद गजनवी की नस्ल के हैं। अगर हमने तय कर लिया तो हमने लाल किले पर आसफ जाही का झंडा फहरा देंगे। 15 अगस्त 1948 को देश ने स्वतंत्रता का पहली सालगिरह मनाई। इसके कुछ समय बाद से हैदराबाद में दंगे फसाद की खबरें आने लगी। कासिम रिजवी के कहने पर रजाकारों ने एक तरह से व्यवस्था अपने हाथों में ले लिया। उन्होंने जमकर लूटपाट मचानी शुरू कर दी। हिंदुओं पर जुर्म ढाने लगे। सिर्फ हिंदू ही नहीं, जिस पे उनको शक था और जो उनके खिलाफ था, सब पर जुर्म ढाने लगे, परंतु मुख्य रूप से हिंदू ही उनका टारगेट थे। 27 अगस्त 1948 को रजाकारों ने पुलिस से मिलकर भैरनपल्ली गांव पर आक्रमण कर दिया। जून 1948 से ही रजाकार बार बार भैरनपल्ली पर आक्रमण कर रहे थे। ग्रामीण स्थानीय स्थल पर संगठित होकर कुल्हाड़ी, लाठी, फरसा, गुलेल इत्यादि से उन्हें भगा रहे थे। ग्राम रक्षक टोलियां हर रात पहरा देती थी। चरवाहे दूर दूर तक जाकर रजाकारों का आने का सूचना देते थे। इन ग्रामीण तरीकों से ही रजाकारों का 3 हमले विफल करने में सफल हो गए, परंतु चौथी बार रजाकारों की संख्या बहुत बड़ी थी। ग्रामीण मुकाबला नहीं कर पाए। जनजातीय समुदाय का वार्षिक त्यौहार पैठ कुआ मनाया जा रहा था। 27 अगस्त 1948 को रजाकार और स्टेट पुलिस मिलकर भैरनपल्ली पर आक्रमण कर दिया। ग्रामीण सुरक्षा गार्ड को पकड़कर गोली मार दी गई। निहत्थे निर्दोष ग्रामीण को चुन चुन कर कतार में खड़ा करके मारा गया। गोलियां बचाने के लिए एक के पीछे एक को खड़ा करके एक बार में 3-3 को मारा गया। औरतें को निवस्त्र करके मृत ग्रामीणों के पास जबरदस्ती नाच कराया गया और उनसे बलात्कार किया गया। अनेक स्त्रियों ने कुएं में कूदकर अपनी जान दे दी। 120 से ज़्यादा लोग मारे गए।
इस घिनौने अत्याचार ने पूरे हैदराबाद में आक्रोश भर दिया। जैसे हर रात की सुबह होती है, ठीक उसी प्रकार हैदराबाद की इस रात की सुबह हुई, और सुबह भी ऐसी जिसने इतिहास रच दिया। दोस्तों, सितंबर 1948 में भारतीय सेना ने कमान संभाली, लेकिन इसे हैदराबाद पुलिस एक्शन कहा गया। हैदराबाद पर होने जा रहे इस ऑपरेशन को ऑपरेशन पोलो का नाम दिया गया। 13 सितंबर 1948 को मेजर जनरल JN चौधरी के नेतृत्व पर भारतीय सेना ने कुल 5 तरफ से धावा बोले। हवाई हमले को जवाब देने के लिए पोलो एयर टास्क फोर्स भी बनाई गई, लेकिन सरकार के ताकत को कितना बढ़ा चढ़ाकर आंका गया था। राजाकार को केवल अत्याचार करने आता था, वो निहत्थे आम लोगों को लूटपाट कर सकते थे। युद्ध करना, वो भी बेहद प्रशिक्षित भारतीय सेना के सामने। जंग लगे बंदूकें भारतीय सेना के सामने कितनी गोलियां उगलती। कुछ ही वक्त में राजाकार ने ये लड़ाई हार चुके थे। राजाकारों को ये उम्मीद थी कि इस लड़ाई में पाकिस्तान उनका साथ देगा, लेकिन इन सब से 2 दिन पहले ही जिन्ना की मौत हो गई थी। भारतीय सेना ने मात्र 5 दिन में ही इस अभियान को निपटा दिया। निजाम का प्रधानमंत्री मीर लायक अली और रजाकारों के नेता कासिम रिजवी को भी गिरफ्तार कर लिया गया। भारत में हैदराबाद के मर्जर से रजाकार को डिसबैंड कर दिया गया। साथ ही AIMIM संगठन को भी 1 दशक के लिए बैंड कर दिया गया। कासिम रिजवी 1957 तक इंडियन जेल की शोभा बढ़ाता रहा। उसके बाद 48 घंटों के भीतर हमेशा के लिए पाकिस्तान चले जाने के शर्त पर कासिम रिजवी को रिहा कर दिया गया, और इस तरह रजाकारों का काला अध्याय हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया गया। इस अमूल्य काम के लिए देश सदा सरदार वल्लभ भाई पटेल का आभारी रहेगा। जय हिंद।